यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। आज ये दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत रही एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी बेहद मनमोहक खूबसूरती, दिलकश अदाओं और गजब के हुस्न के आकर्षण ने पूरे हिंदी सिनेमा के साथ साथ बड़े बड़े अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं के साथ भारतीय राजनीति के नेताओं को अपना दीवाना बनाया। इस अभिनेत्री की खूबसूरती का वो जादू था पूरे हिंदुस्तान में कि जिसने भी इनको पल भर देखा वो हमेशा के लिए हार जाता था अपना दिल। गजब की दिलकश मुस्कान, दिल को अपना बना लेने वाली खूबसूरती का सिनेमा के पर्दे और लोगों के दिलों पर वो राज था कि इनके आगे हिंदी सिनेमा की किसी और अभिनेत्री की एक न चली। गोरी है कलैया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। 80 और 90 के दशक की ये अभिनेत्री संगीत और नृत्य की कलाओं के साथ साथ सौंदर्य और अभिनय का एक अनूठा मेल थी। हिंदी सिनेमा में अपने शानदार अभिनय की वजह से ये अभिनेत्री 80 के दशक में बन गई थी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर, लोकप्रिय और सबसे महंगी अदाकारा। मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री के पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी इनकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी की तरह प्रेम, संगीत, लड़ाई, पुलिस और आलोचनाओं से भरी रही, जिसकी वजह से 63 साल की उम्र पार करने के बाद भी ये अभिनेत्री बहा रही है अपनी आंखों से आंसू। दोस्तों, इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि जिस अभिनेत्री को उसी वक्त में हर कोई अपना बनाना चाहता था, तो उस अभिनेत्री ने क्यों पहले से शादीशुदा 3 बच्चों के पिता से रचा लिया प्रेम विवाह, और क्यों उस प्रेम विवाह की वजह से इस अभिनेत्री को झेलनी पड़ी दुनिया और समाज की वो आलोचना और जिल्लत, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को कहा जाने लगा था घर तोड़ने वाली दूसरी औरत। खामोशी है, एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। और दोस्तों, इसी दूसरी औरत को अपने किन कर्मों की भगवान की तरफ से ऐसी सजा मिली कि ये अभिनेत्री कभी भी नहीं बन पाई माँ। मेरा दूध पिया है तू बिल्कुल मेरे। और अपने इसी गम में क्यों इस अभिनेत्री को अपनी ही बहन के बेटे को आगे चलकर देना पड़ा था अपना नाम। मगर भगवान मुझे औलाद क्यों नहीं देता? मैं रोज उसकी पूजा करती हूँ, औलाद की भीख मांगती हूँ, फिर भी मुझे औलाद का सुख क्यों नहीं देता? दोस्तों, इस अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को बंद करना पड़ा था मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ एक कमरे में? क्यों श्रीदेवी और ये अभिनेत्री 25 साल तक जलती रहीं एक दूसरे के गुस्से, नफरत की आग में? आज से मैं भी नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। निजी जिंदगी में चल रही उथल पुथल, उतार चढ़ाव के बीच कैसे ये अभिनेत्री इनकम टैक्स रेट के डर से हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा को छोड़कर चली गईं भारतीय राजनीति के गंदे दलदल के क्षेत्र में। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। जब ये अभिनेत्री राजनेता बनी तो इस अदाकारा के ऊपर क्यों उत्तर प्रदेश में बरसाए गए थे पत्थर? मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। मैं बाहर जाऊं तो मेरे गाड़ी पे पथराव होती है, और जहां पे भी जाऊं तो इतने बड़े बड़े पत्थर से हमारे गाड़ी तोड़ देते हैं। अगर मैं जिंदा रहती हूँ नहीं रहती हूँ किसी को पता ही नहीं है। क्यों इस महान और खूबसूरत अदाकारा को राजनीति में किया गया इतना ज्यादा अपमानित कि जिस नेता को इस अभिनेत्री ने बनाया अपना बड़ा भाई, उसी भाई ने हजारों लोगों के सामने अपनी इसी बहन के अंडरगारमेंट्स के रंगों को लेकर कर दिया बहन भाई के रिश्ते को तार-तार। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है।
पहचान। और कैसे इसी भाई ने आगे चलकर अपनी इस बहन और अदाकारा के गुस्से और जलन में बंटवा दिए फर्जी अश्लील पोस्टर और अश्लील सीडी। मेरे जो तस्वीरें अश्लील तस्वीरें आपके सामने आपके बीच में घुमाते थे तो एक औरत की हालत किस तरह का होता है, एक बार आप सोच लीजिए दोस्तों। और कैसे आगे चलकर इसी अभिनेत्री के ऊपर लगे थे राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले स्वर्गीय मशहूर नेता अमर सिंह के साथ नाजायज रिश्तों के आरोप। रजत जी, मैं ये बात बताना चाहती हूँ, दिल में जब जब वो बात होती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों इस अदाकारा की वजह से टूट गई थी उत्तर प्रदेश और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे इल्जाम जो है मेरे ऊपर पार्टी के वजह से आजम भाई और पार्टी में दरार पड़ा है, ये तो गलत बात है। दोस्तों, क्यों इस अदाकारा की वजह से बर्बाद हो गया था राजनेता आजम खान का राजनीतिक सफर? मुझे क्यों उनका टारगेट बनाना है, क्या वजह है? इसलिए टारगेट बना रहे, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जवानी के 25 साल समाजवादी पार्टी की सेवा की और अब जयाप्रदा की वजह से मुझे बर्बाद कर दिया। हर तरफ से जिंदगी की मार झेल रही इस अभागन अभिनेत्री पर क्यों लगे थे चुनाव जीतने के लिए मुंबई से हत्या के लिए शार्प शूटर लाने के आरोप? आजम खान ने कहा कि मुंबई से शार्प शूटर्स आए थे उनको मारने के लिए जयाप्रदा के कहने पर। दोस्तों, क्यों ये अभिनेत्री राजनीति में आने के बाद कुछ लोगों से परेशान होकर करना चाहती थी अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत जाने दो। और दोस्तों, आगे चलकर इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इस अभिनेत्री को इनके ही घर में बंधक बना लिया गया था 300 पुलिस वालों के द्वारा। बताएंगे और भी बहुत कुछ। इस खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े वो विवाद और कांड जिसको सुनकर आप सभी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो पूरा सच जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। नमस्कार, आदाब, आभार आप सभी दोस्तों का। आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं उस अदाकारा की जिसने हिंदी सिनेमा और साउथ सिनेमा में दोनों जगह अपनी खूबसूरती और अभिनय से अपनी वो जगह बनाई जिसको आज तक इनके ही नाम से पहचाना जाता है। बाल अवस्था से लेकर अपने यौवन के रंग रूप के आकर्षण से इस अभिनेत्री को पूरी दुनिया में वो नाम मिला जिसको आज तक ललिता रानी या खूबसूरत फिल्मी नाम जया प्रदा के नाम से जाना जाता है। डफली वाले डफली बजा। कौन थी जया प्रदा, कहां से आई थीं, किस परिवार से ये ताल्लुक रखती थीं, क्या थे इनकी जिंदगी के वो विवाद और आलोचनाएं जिसकी वजह से ये आज तक लोकप्रिय बनी हुई हैं। ये सब मैं आपको बताऊं उससे पहले एक नजर डालते हैं जया प्रदा के शुरुआती जीवन, परिवार और पढ़ाई लिखाई पर। नाचेगी सरस्वती, गाएगी सरस्वती, झूमेगी सरस्वती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल साल 1962 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण राव था जो तेलुगु सिनेमा से जुड़े थे, साथ ही तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर भी थे। वहीं इनकी मां का नाम नीलावाणी था जो एक घरेलू महिला थी। जया प्रदा के जन्म के बाद इनके माता पिता ने इनका नाम ललिता रानी रखा था जो आगे चलकर जया प्रदा के रूप में बदल गया था। ललिता ने राजमुंदरी के ही एक तेलुगु मीडियम स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी। ललिता ने अपनी मां के कहने पर पढ़ाई के साथ साथ कम उम्र में ही नृत्य और संगीत की भी शिक्षा और प्रशिक्षण लिया था। ललिता जब मात्र 13 साल की थी तो ये अपने स्कूल के वार्षिक महोत्सव में एक डांस प्रोग्राम कर रही थी। इसी स्कूल महोत्सव में उस दौर के तेलुगु फिल्म निर्माता तिलक साहब आए हुए थे। उन्होंने नन्ही सी ललिता को इतना अच्छा नृत्य करते देखा तो वो उनसे काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद तिलक साहब ने
ललिता के परिवार वालों से बात की और इनको अपनी फिल्म में भूमि कोसम में एक 3 मिनट के डांस अभिनय के लिए साइन कर लिया। हालांकि ललिता ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार ने उनको प्रोत्साहित किया, जिसके बाद नन्ही सी ललिता ने इस फिल्म में 3 मिनट का डांस किया। इस फिल्म के लिए उस वक्त ललिता को 10 रुपए दिए गए थे। अपनी पहली इस फिल्म के लिए इनका नाम ललिता से बदलकर जयाप्रदा रखा गया और इसी फिल्मी नाम के जरिए ये जयाप्रदा के नाम से जानी जाती हैं। जयाप्रदा के इस छोटे से डांस की बदौलत इनके ऊपर तेलुगु फिल्म निर्माताओं की नजर पड़ी और छोटी सी जयाप्रदा को काम मिलने लगा और देखते ही देखते 17 साल की जयाप्रदा साउथ फिल्म सिनेमा की बड़ी स्टार बन गयी। जयाप्रदा ने कम उम्र में ही बड़ी लोकप्रियता और कामयाबी हासिल की। जयाप्रदा की कई तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों ने साउथ सिनेमा के कई रिकॉर्ड तोड़े और बनाए। जयाप्रदा उस वक्त के सभी तेलुगु सुपरस्टार NTR, ANR, शोभन बाबू, चिरंजीवी, मोहन बाबू, रजनीकांत, कमल हसन जैसे सुपरस्टार्स की हीरोइन बनकर फिल्मों में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए आज तक जयाप्रदा को याद किया जाता है। जयाप्रदा तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों की एक बड़ी अभिनेत्री थी, लेकिन अभी तक इनके कदम भारतीय हिंदी सिनेमा की तरफ नहीं पड़े थे। लेकिन ये सब भी बहुत जल्द मुमकिन होने वाला था फिल्म निर्माता के विश्वनाथ के द्वारा। दरअसल के विश्वनाथ साल 1979 में तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मुंबा का जो साल 1976 में रिलीज हुई थी, उसका हिंदी रीमेक बना रहे थे। चूँकि जयाप्रदा इस फिल्म के तेलुगु वर्जन में काम कर चुकी थी, लिहाजा उनको इस हिंदी फिल्म के लिए भी साइन कर लिया गया और फिल्म का नाम रखा गया सरगम। इस फिल्म में इनके हीरो थे मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर। इस तरह से फिल्म सरगम से जया ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन हिंदी फिल्मों में काम करना इनके लिए सरल नहीं रहा। दरअसल जयाप्रदा साउथ से आई थी और उनको हिंदी भाषा बोलने और समझने में शुरुआती दिनों में काफी मुश्किल हुई थी और इसीलिए ही इनकी पहली फिल्म में इनकी आवाज को वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा आवाज दी गई थी और इसी सब के चलते मजबूत इरादों वाली जया ने हिंदी सीखने का फैसला किया और जया ने हिंदी सीखने के लिए एक उच्च श्रेणी का प्रशिक्षण भी लिया और काफी मेहनत और लगन के साथ जया ने अब हिंदी को भी अपनी जिंदगी में अपना लिया था। इसके बाद जया अब हिंदी और तेलुगु सिनेमा दोनों में काम कर रही थी। पहली हिंदी फिल्म की सफलता के बाद एक बार फिर से फिल्म निर्माता के विश्वनाथ ने इनको अपनी फिल्म कामचोर में फिल्म के हीरो राकेश रोशन के साथ लॉन्च किया और इस फिल्म में पहली बार जया अपने हिंदी डायलॉग्स बोलते हुए नजर आई थी। तुझ संग प्रीत लगाई सजना सजना। इसके बाद तो जया के पास हिंदी फिल्मों की एक लंबी लाइन लग गई और इन्हीं हिंदी फिल्मों में शानदार अभिनय करने की वजह से जया ने अपनी खास पहचान बना ली। जयाप्रदा फिल्मों की अपार सफलता की वजह से उस दौर के सभी हिंदी फिल्म अभिनेताओं के साथ उनकी हीरोइन बनकर नजर आने लगी थीं। जयाप्रदा ने अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मिथुन, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, राजेश खन्ना, गोविंदा, सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजीव कुमार, अनिल कपूर, शशि कपूर, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर और संजय दत्त जैसे मशहूर नायक और खलनायकों के साथ यादगार भूमिकाओं में काम किया। मेरा एक दीवाना मुझे टेलीफोन करता है, मेरा एक दीवाना मुझे। लेकिन जयाप्रदा को सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन और जितेंद्र के साथ पसंद किया गया। 80 और 90 के दशक में जयाप्रदा का हिंदी सिनेमा का सफर बुलंदियों पर था। जया की कामयाबी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जया उस समय में हिंदी सिनेमा में कुछ समय के लिए फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री बन गई थीं। ये अपने अभिनय और खूबसूरती के तालमेल से सभी फिल्म निर्माताओं की
पहली पसंद बनने में कामयाब हो गई थीं। दे दे प्यार दे, दे दे प्यार दे। जया प्रदा अब श्रीदेवी के बाद ऐसी दूसरी अभिनेत्री बन गई थीं जो हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के साथ साथ और अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम कर रही थीं। जया प्रदा ने लगभग 200 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें लोक परलोक, कयामत, मवाली, तोहफा, शराबी, पाताल भैरवी, संजोग, हकीकत, आखिरी रास्ता, स्वर्ग से सुंदर, औलाद, सिंदूर, गंगा जमुना सरस्वती, घर घर की कहानी, सौतन की बेटी, आज का अर्जुन, माँ, पापी देवता और खाकी जैसी हिट और सुपर हिट फिल्में शामिल हैं। और इन फिल्मों की सफलता ने जया प्रदा को उच्च अभिनेत्रियों के पायदान पर बैठा दिया था। लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाए हूं मैं तेरे लिए दिल मेरा। दोस्तों, ये तो था जया प्रदा का सिनेमा का सफर, जिसमें इनको वो सब कुछ मिला जिसकी चाहत हर अभिनेत्री अपने जीवन में रखती है या पाने की कोशिश करती है। मैंने जिसे चाहा वही मिला सजना, भाग जगे। अब बात करते हैं हम जया प्रदा के निजी जीवन की, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को अपनी जिंदगी में वो दुख मिले जिनकी शायद ही जया ने कल्पना की थी। अपने पिछले अतीत की वजह से आज भी इस अभिनेत्री को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान के लिए मुझ पर ऐसे गंदा इल्जाम मत लगाइए। जया प्रदा का अतीत शुरू होता है इनके प्रेम विवाह से, और इस प्रेम विवाह की कहानी भी बड़ी दिलचस्प और विवादित भी है। दरअसल इसकी शुरुआत होती है 80 के दशक से, जब जया प्रदा हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और सबसे महंगी अभिनेत्री हुआ करती थीं, और इसी वजह से ये उस वक्त इनकम टैक्स के रडार पर आ गई थीं और इनके ऊपर इनकम टैक्स की छापेमारी हो गई थी। इस छापेमारी में और इनकम टैक्स के चंगुल में फंसने की वजह से जया प्रदा बुरी तरह फंस गईं, जिसकी वजह से इनको काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा था। पूरी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद करता या ऐसी मुसीबत की घड़ी में उनका सहारा बनता, और इन्हीं मुश्किलों की वजह से जया प्रदा का सिनेमा का सफर भी ढलान की तरफ जाने लगा। तो ऐसे में इनकी जिंदगी में आए फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा। श्रीकांत ने जया प्रदा की जरूरत से ज्यादा मदद की थी। श्रीकांत ने ये मदद करके जया प्रदा के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली थी, क्योंकि श्रीकांत उस वक्त इनकी जिंदगी में आए थे जब इनको सच में किसी सहारे और मदद की जरूरत थी। इसके बाद श्रीकांत और जया के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लेकिन जया प्रदा के करीब आ रहे श्रीकांत नहाटा पहले से ही शादीशुदा थे और 2 संतानों के पिता भी थे, और जया प्रदा इस सब से पूरी तरह से वाकिफ थीं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी श्रीकांत और जया प्रदा ने अपने इस प्रेम को प्रेम विवाह बंधन में बांधने का फैसला किया, और साल 1986 में जया प्रदा और श्रीकांत ने चोरी छिपे शादी कर ली। हालांकि इन दोनों की शादी को छुपाने की कोशिशें की गई, लेकिन जब मीडिया में इन दोनों की शादी की फोटो सामने आई तो पूरा सिनेमा जगत सख्ते में आ गया। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि जया प्रदा कभी ऐसा कदम भी उठा लेंगी। इस शादी की हर तरफ आलोचना और निंदा हो रही थी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। न्यूज़पेपर, पत्रिका सभी जया के नाम से भर गए। इस शादी में एक बात और सबसे बड़ी थी कि श्रीकांत ने ये शादी अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही कर ली थी। मेरा ज़मीर, मेरा दिल मेरे भगवान की तरह पवित्र है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या पाप किया है। इस शादी के बाद जया को हर तरफ दूसरी औरत के नाम से लोग कोसने लगे। इनकी हर जगह आलोचना होने लगी। हालात ये हो गए थे कि जया प्रदा ने कुछ समय बाद बाहर आना जाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि अब उनको लेकर उनके चाहने वालों का नजरिया ही बदल गया था। इसके बाद तो हद तब हो गई जब जया प्रदा और श्रीकांत की पहली पत्नी एक साथ ही एक ही घर में रहने लगे। लेकिन शायद जया के नसीब में अभी खुशियां नहीं थी। इसी घर में श्रीकांत की पहली पत्नी जया प्रदा के होते हुए एक बार फिर से अपने तीसरे बच्चे को जन्म देती है।
तो वहीं जया प्रदा अभी तक किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाई और जैसे जैसे समय गुजरा और अब जो मधुर रिश्ते श्रीकांत और जया के बीच थे वो अब मनमुटाव में बदलने लगे। मगर भगवान मुझे औलाद क्यों नहीं देता? मैं रोज उसकी पूजा करती हूँ, औलाद की भीख मांगती हूँ, फिर भी मुझे औलाद का सुख क्यों नहीं देता? इनके बीच झगड़े होने लगे और इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों के बाद जया प्रदा और श्रीकांत अलग हो गए। क्या किया है मैंने? साफ साफ खुले शब्दों में बताइए। और इनकी ये शादी टूट गई और इसके बाद जया प्रदा ने कभी दूसरी शादी नहीं की और इस तरह से जया प्रदा अपने इस जीवन में कभी भी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाई और ये हमेशा हमेशा के लिए बेऔलाद ही रहीं। माही मंदिर माही पूजा। हालांकि कुछ समय बाद जया प्रदा ने अपनी बहन के बेटे को गोद लिया और उसको अपना नाम दिया। जया भले ही गोद लिए बच्चे की माँ तो जरूर बन गई थी, लेकिन वो कभी भी खुद किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाई। जया प्रदा से जिंदगी ने न जाने किस जन्म का बदला लिया। ये पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनको शादी के बाद भी कभी एक पत्नी का दर्जा नहीं मिला और ये शादीशुदा होकर भी कभी भी अपने वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पाई। जाने कहाँ भूल हुई मेरी सजना, मैं तो चली। इस विवाह के बाद जया की जिंदगी में मुसीबतों ने साथ नहीं छोड़ा। दरअसल 80 और 90 के दशक के बीच हिंदी सिनेमा पर श्रीदेवी और जया प्रदा का राज था, लेकिन हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली ये दोनों ही अदाकारा 30 साल तक एक दूसरे के गुस्से और नफरत की आग में जलती रहीं। दरअसल इस झगड़े की शुरुआत हुई थी एक फिल्म नगीना से। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं ना। साल 1986 में रिलीज हुई नगीना फिल्म पहले जया प्रदा को ऑफर हुई थी। सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन इसी बीच अचानक से इस फिल्म से जया प्रदा को हटाकर श्रीदेवी को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। इस तरह से बाहर होने पर जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच मनमुटाव हो गया। इसके बाद जब फिल्म ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ तो इन दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ गई थीं। इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी। जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर रही थीं, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे से बात नहीं करती थीं। ये फिल्म के सेट पर हमेशा एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठा करती थीं। फिल्मों में पक्की सहेली का अभिनय निभाने वाली ये दोनों मशहूर अदाकारा असल जिंदगी में एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा रखती थीं। आज से मैं भी नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। इन दोनों की इस तरह के व्यवहार से फिल्म निर्माता और अभिनेता दोनों ही परेशान हो गए। हालांकि इन दोनों की इस दुश्मनी और मनमुटाव को एक बार फिर से अभिनेता जितेंद्र ने खत्म कराने की कोशिश की थी। जितेंद्र ने एक बार एक फिल्म के सेट पर इन दोनों अभिनेत्रियों को एक कमरे में बंद कर दिया था, ये सोचकर कि ये दोनों अब इस कमरे से सुलह करके ही बाहर निकलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ घंटों के बाद जब उस कमरे का दरवाजा खोला गया तो देखा कि जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों ही अलग अलग कोनों में एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठी थीं और इस तरह से इन दोनों की ये सुलह की कोशिश भी बेनतीजा रही। मैं नहीं जानती कि कौन सा दिया जला, कौन सा बुझ गया। लेकिन साल 2015 में जब जया के गोद दिए बेटे की शादी हुई तो जया ने पहली बार श्रीदेवी को इस शादी के लिए बुलावा भेजा था और हैरानी की बात तो ये थी कि श्रीदेवी भी इस शादी में शामिल हुई थीं और 30 सालों से जो दुश्मनी चली आ रही थी वो इस शादी पर आकर खत्म हो गई थी। दीदी, तुम्हारी खुशखबरी सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। दोस्तों, तो ये रहा जया प्रदा का फिल्मी और निजी जीवन। अब बात करते हैं इनकी जिंदगी के दूसरे पड़ाव यानी कि राजनीति की, जिसमें ये अदाकारा से राजनेता बनी है। जया प्रदा के राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है साल 1983 से, जब एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो जया प्रदा ने उनके लिए उनके चुनावी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया था।
इसके बाद 1994 में 32 साल की जया तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गईं। लेकिन कुछ समय बाद रामाराव बीमार पड़ गए और पार्टी में अंदरूनी कलह भी पैदा हो गई और ऐसे में रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी में तोड़ मोड़ कर साल 1995 में मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने साल 1996 में जया प्रदा को राज्यसभा सदस्य बनाया और पार्टी की महिला इकाई की नेता भी। हालांकि कुछ समय बाद चंद्रबाबू नायडू ने दूसरी अभिनेत्री रोजा को अहमियत देनी शुरू कर दी, जिसके चलते जया प्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जया उत्तर प्रदेश के नेता अमर सिंह के संपर्क में आई और अमर सिंह ने जया प्रदा को समाजवादी पार्टी के मुख्य नेता मुलायम सिंह यादव से मिलवाया, जिसके बाद ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गयीं। इसके बाद इसी पार्टी में इनकी मुलाकात हुई वरिष्ठ नेता आजम खान से, जो पिछले कई वर्षों से मुलायम सिंह यादव के साथ थे। इसके बाद आगे चलकर जया प्रदा को समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपुर की सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिला। इस चुनाव में अमर सिंह और आजम खान ने जया प्रदा की बहुत मदद की और साल 2004 में जया लोकसभा चुनाव 85,000 वोटों से जीत गई। 40 साल में पहली बार समाजवादी पार्टी के लिए अगर कोई जीत कर आए हैं 2004 में, तो वो समाजवादी पार्टी में जया प्रदा। इस जीत के साथ ही जया प्रदा का कद जनता और पार्टी दोनों में ही मजबूत हुआ। लेकिन जया प्रदा जिसे कामयाबी समझ रही थी, दरअसल वो उनके दलदल में अंदर धंसने की शुरुआत थी। उनको क्या पता था कि उनकी जिंदगी उनके साथ क्या खेल खेलने वाली थी। अमर सिंह समाजवादी पार्टी में बड़ा नाम थे। अमर सिंह चाहते थे कि राजनेता कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए, जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे थे। लेकिन वहीं आजम खान कल्याण सिंह को बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे सबसे बड़ा दोषी मानते आए हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिराने के समय वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लिहाजा आजम खान कल्याण सिंह को कभी माफ नहीं कर सकते थे और इस सब में जया प्रदा अमर सिंह का साथ देते हुए नजर आईं, जिस वजह से आजम खान जया प्रदा से बेहद नाराज हो गए। इसके बाद जब साल 2009 में चुनाव आए तो सपा पार्टी ने एक बार फिर से जया प्रदा को टिकट दे दिया और आजम खान की चिढ़ जया प्रदा के प्रति और ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा आजम खान ने अंदरूनी तौर पर कहना शुरू कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी जया प्रदा की वजह से बिखर जाएगी। और मेरी बुराई क्या है ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उनको भाई कहती थी, मैं अभी भी कहती हूँ, आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी, हमेशा कहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कहूंगी। इसके बाद तो हद तब पार हो गई जब आजम खान ने जया प्रदा के खिलाफ झूठी अफवाहें, उनके अश्लील पोस्टर्स और झूठी अश्लील वीडियो की सीडी इधर उधर फैलाना शुरू कर दी। ये प्यार और खुलूस था कि उन्होंने ऐसी सीडी बंटवाई जिसमें आपकी न्यूड तस्वीरें थी। एक औरत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। रजत जी, मैं ये बात बताना चाहती हूँ, दिल में जब वो बात होती है मुझे अच्छा नहीं लगता है। जया प्रदा के सामने माहौल ऐसा बना दिया गया कि उनका अपने ही क्षेत्र में आना मुश्किल हो गया था। जया प्रदा तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, लेकिन आजम खान ने क्यों इनके साथ ऐसा किया कि जया प्रदा का जीना मुश्किल हो गया। हर तरफ आजम खान जया के खिलाफ आग उगल रहे थे और एक दिन तो आजम खान ने एक भाषण के दौरान अपनी सभी मर्यादाओं को ही तोड़ दिया। आजम खान ने जया प्रदा को लेकर, उनके अंडरगारमेंट्स को लेकर भी जनता के बीच अपमानित कर दिया। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। राजनीति में हो रहे इस अपमान से जया प्रदा बहुत ज्यादा दुखी, बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। जया के इस मुश्किल समय में अमर सिंह उनके लिए एक अंग रक्षक बनकर खड़े रहे। जया प्रदा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इतना डर गई थी उस समय कि उनको बताया जाता था कि आजम खान उनके ऊपर एसिड अटैक कर सकते हैं। मैं रामपुर इसलिए छोड़ गई, सक्रिय पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे उस दिन तेजाब में मुझे अटैक करने के लिए सोचा था, मेरे ऊपर हमला किया था। आजम खान ने जया प्रदा को इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया कि वो नेता होकर अपने घर पर रोती थीं। उनसे ये सब सहन नहीं होता था और इसी सब के चलते जया प्रदा ने अपनी जिंदगी को ही समाप्त करने का फैसला कर लिया था।
मैंने पढ़ा कि आपने कहीं ये कहा कि आपको ऐसा लगा कि खुदकुशी कर लूं, आत्महत्या कर लूं। जी, मेरे मन था उस वक्त, क्योंकि आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ऐसे समय में भी अमर सिंह जयाप्रदा की ढाल बनकर खड़े रहे। जयाप्रदा अमर सिंह को राखी बांधती थीं, लेकिन आजम खान और उनके लोगों के जरिए जयाप्रदा और अमर सिंह के नकली अश्लील फोटोज और खबरें फैलाई जाने लगी। अमर सिंह और जयाप्रदा के नाजायज संबंध की बात जोर शोर से आग की तरह इधर से उधर होने लगी। 3:30 बजे मैंने अमर सिंह जी को जगाई मैंने, और नेताजी को मैंने कहा था, मैं रोई उस दिन। मैंने कहा था अब जीने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। अगर ये वाकई इसको रोक नहीं पाते तो एक औरत के लिए जीने का हक कैसे बनता है, बताइए। जयाप्रदा को बदनाम किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, लेकिन किसी ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। और लंबे चले इस विवाद के बाद साल 2010 में जयाप्रदा और अमर सिंह दोनों को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया। जयाप्रदा के साथ जो हो रहा था उसका किसी को यकीन नहीं हुआ कि जो अभिनेत्री राजनीति के जरिए लोगों का मार्गदर्शन करती है, उसी अभिनेत्री की जिंदगी में राजनीति की वजह से कांटे बो दिए गए। पार्टी से निकाले जाने के बाद अमर सिंह और जयाप्रदा ने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच का गठन किया और साल 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 360 सीटों पर चुनाव लड़ा। लेकिन किस्मत और तजुर्बे की मारी जयाप्रदा इस चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद साल 2014 में अजीत सिंह पार्टी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अमर सिंह आज अपनी सहयोगी जयाप्रदा के साथ राष्ट्रीय लोक दल में शामिल होने जा रहे हैं। अमर सिंह ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय लोक दल में शामिल होंगे और बिजनौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी। लेकिन अफसोस कि जया ये चुनाव भी हार गई। जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव के सागर में गोते लगा रही जयाप्रदा की जिंदगी में साल 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि इसी साल जयाप्रदा ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और शामिल भी हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जयाप्रदा अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और राजनीति में अग्रसर हैं। जयाप्रदा अपने इस राजनीति के सफर में एक बात तो अच्छे से समझ गई हैं कि जिंदगी में जो दिखता है वो होता नहीं है। राजनीति में जो रिश्ते बनते हैं वो निभाए नहीं जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आजम खान है, जिनको जया अपना भाई मानती थी। लेकिन उसी भाई ने इनकी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया था। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जयाप्रदा बताती हैं कि जब राजनीति में इनके खिलाफ साजिशें हो रही थीं, इनके भाषण के दौरान और इनके घर वापस आते समय इनके ऊपर पथराव किए जाते थे। और जहाँ पे भी जाओ तो इतने बड़े बड़े पत्थर से हमारे गाड़ी तोड़ देते हैं। अगर मैं जिंदा रहती हूँ नहीं रहती हूँ किसी को पता ही नहीं है। इनके घर पर इनकम टैक्स की रेड डलवाई जाती थी। इनके घर को 300 पुलिस वाले घेर कर पूरे घर को बंधक बनाकर मानसिक रूप से इन्हें परेशान करते थे, जिसकी वजह से जयाप्रदा अपने परिवार के बीच खूब रोया करती थीं। रात में 3:30 बजे तक 300 पुलिस हमारे कमरे में आते थे, छापा मारते थे और उनके दरवाजा खटखटा के उनके कपड़े, उनके बक्सा खोल के कपड़े निकाल के और कारपेट उखाड़ के देख रहे हैं। हम कोई टेररिस्ट हैं? जयाप्रदा टेररिस्ट है? दोस्तों, जयाप्रदा भारतीय हिंदी सिनेमा की वो अभिनेत्री हैं जिनको मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने जयाप्रदा को विश्व की सबसे सुंदर महिला माना था। लेकिन दुनिया को क्या पता था कि इसी सबसे सुंदर महिला अभिनेत्री और राजनेता का जीवन इस तरह से दुखों से भर जाएगा। जया आज भी अपने इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश में जो उनके साथ हुआ है उसको याद करके रो रो के बताती हैं। जया आज भी राजनीति से जुड़ी हुई हैं और भारतीय हिंदी सिनेमा के साथ तेलुगु सिनेमा से भी जुड़ी हैं। जयाप्रदा अब कई टीवी शोज में भी हंसी मजाक करते हुए नजर आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो था मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा का पूरा जीवन, जिसको हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जयाप्रदा ने सभी सिनेमाओं में अपने नाम को शिखर पर पहुंचाया है, जिसको आज तक लोग भुला नहीं पाए हैं।
आज भी लोग जयाप्रदा के अभिनय से सजी फिल्मों को और उनके संगीत को देखकर गुनगुनाकर उन्हें याद करते हैं। जयाप्रदा हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करती रहें। बॉलीवुड नॉवेल की पूरी टीम यही कामना करती है। दोस्तों, जयाप्रदा की जिंदगी को बताने और दर्शाने में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ करने की कृपा करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत जल्दी ही ऐसी ही किसी नायक और नायिका की जिंदगी को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने